यह सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसने केवल शब्दों और प्रचार की ताकत से पूरे देश को अपने पीछे खड़ा कर लिया, जिसने गरीबी और असफलताओं से निकलकर सत्ता की ऊंचाइयों तक सफर तय किया। पर वही आदमी जिसकी महत्वाकांक्षा ने पूरी दुनिया को आग और खून में झोंक दिया। करोड़ों लोगों की मौत, इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार और एक ऐसा युद्ध जिसने मानव सभ्यता की नींव हिला दी। यह कहानी है एडोल्फ हिटलर की, उस शख्स की जिसे दुनिया सबसे खतरनाक और निर्दयी तानाशाह के रूप में याद करती है। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1879 को ऑस्ट्रिया हंगरी के एक छोटे से कस्बे ब्राउनाउ एम इन में हुआ। उनके पिता आइलोयस हिटलर एक कस्टम ऑफिसर थे जो स्वभाव से बेहद कठोर, अनुशासन प्रिय और गुस्सैल माने जाते थे। दूसरी ओर उनकी मां क्लारा हिटलर बेहद स्नेही, शांत और धार्मिक स्वभाव की महिला थीं। हिटलर को बचपन से ही अपनी मां से गहरा लगाव था। परिवार में कई भाई बहन थे, लेकिन अधिकांश बचपन में ही बीमारियों के कारण मर गए। इस वजह से हिटलर बचपन से ही अपने आप को अकेला और अलग महसूस करता था। हिटलर की शिक्षा लिंज शहर में शुरू हुई। शुरुआत में वे एक सामान्य विद्यार्थी थे, लेकिन समय के साथ उनकी रुचि कला और चित्रकला की ओर बढ़ गई। वह क्लासरूम की पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे और अक्सर अपने अध्यापकों से बहस करते थे। उनका सपना था कि वह एक महान कलाकार या आर्किटेक्ट बने। लेकिन 1907 और 1908 में जब उन्होंने वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में प्रवेश पाने की कोशिश की, तो उन्हें असफलता हाथ लगी। उनकी ड्राइंग को अपर्याप्त कहकर खारिज कर दिया गया। यह असफलता उनके जीवन का एक गहरा झटका साबित हुई। 1907 में ही उनकी मां क्लारा हिटलर की कैंसर से मौत हो गई। यह घटना हिटलर को अंदर से तोड़ गई और उन्होंने कभी इस गम को पूरी तरह से भुला नहीं पाया। 1908 में मां की मौत और अकादमी से असफलता के बाद हिटलर वियना शहर चले गए। वहां उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। वे अक्सर बेघर आश्रयों में रहते और पोस्टकार्ड बनाकर बेचकर गुजारा करते थे। इसी दौरान हिटलर ने वियना की राजनीति और समाज को गहराई से देखा। वहां उन्हें ऐसे विचारक और नेता मिले जिन्होंने यहूदी विरोध, एंटीसेमिटिज्म और जर्मन राष्ट्रवाद की बातें की। धीरे धीरे हिटलर भी इन विचारों से प्रभावित होने लगे। वियना के इन वर्षों ने हिटलर की सोच को गहराई से बदल दिया। गरीबी, असफलता और सामाजिक संघर्षों के बीच उन्होंने यह मानना शुरू किया कि जर्मन लोग महान हैं और यहूदी लोग उनकी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। यही सोच आगे चलकर उनकी नाजी विचारधारा की नींव बनी। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, तो हिटलर ने उत्साहपूर्वक जर्मन सेना में भर्ती ली। उन्होंने बवेरियन रिजर्व इन्फेंट्री रेजिमेंट में सैनिक के रूप में सेवा की। युद्ध के दौरान वे पश्चिमी मोर्चे पर भेजे गए और बेल्जियम व फ्रांस के मोर्चों पर लड़े। हिटलर एक साधारण संदेशवाहक, मैसेंजर के रूप में कार्यरत थे, जिसका काम गोलाबारी और दुश्मन की आग के बीच संदेश पहुंचाना था। उनकी बहादुरी और अनुशासन के कारण उन्हें आयरन क्रॉस, सेकंड क्लास और बाद में आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास की स्थितियां से सम्मानित किया गया, जो उस समय एक गैर अधिकारी सैनिक के लिए असाधारण माना जाता था। 1916 में वे सोम की लड़ाई, बैटल ऑफ द सोम में गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन बाद में स्वस्थ होकर फिर से मोर्चे पर लौटे। 1918 में डी 18 में युद्ध के अंतिम महीनों में ब्रिटिश गैस हमले में हिटलर की आंखों को चोट पहुंची और वे अस्थायी रूप से अंधे हो गए। इसी दौरान अस्पताल में रहते हुए उन्होंने युद्ध समाप्ति और जर्मनी की हार की खबर सुनी। जर्मनी की हार और वर्साइस ट्रीटी ने हिटलर के भीतर गहरा आक्रोश पैदा कर दिया। वर्साई की संधि 1919 के तहत जर्मनी को भारी युद्ध क्षतिपूर्ति, वॉर रेपरेशंस देनी पड़ी। उसकी सेना को सीमित किया गया और कई क्षेत्रों को छोड़ना पड़ा। जर्मनी के लोगों को यह संधि अपमानजनक लगी और उन्होंने इसे डिक्टाट, थोपी गई संधियों थे, कहा। युद्ध के बाद हिटलर ने महसूस किया कि जर्मनी की हार केवल सैन्य कारणों से नहीं,
बल्कि यहूदियों, वामपंथियों और नवंबर क्रिमिनल्स यानी जर्मन नेताओं जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए की साजिश का नतीजा है। यह धारणा उनके यहूदी विरोधी एंटीसेमिटिज्म और राष्ट्रवादी विचारों को और मजबूत करती गई। 1919 तक हिटलर एक अस्थिर लेकिन दृढ़ मानसिकता वाले व्यक्ति के रूप में उभरे, जो आने वाले समय में जर्मनी की राजनीति को पूरी तरह बदलने वाले थे। डीएपी में प्रवेश 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी राजनीतिक और आर्थिक संकटों से गुजर रहा था। इसी दौर में हिटलर को जर्मन सेना ने राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने का काम सौंपा। इसी दौरान उनकी मुलाकात जर्मन वर्कर्स पार्टी डीएपी से हुई। हिटलर इस पार्टी की राष्ट्रवादी और यहूदी विरोधी विचारधारा से प्रभावित हुए और जल्द ही खुद भी इसमें शामिल हो गए। उनकी भाषण कला और करिश्माई व्यक्तित्व ने उन्हें पार्टी का प्रमुख वक्ता बना दिया। 1920 में डीएपी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी एनएसडीएपी कर दिया गया, जिसे आगे चलकर लोग नाजी पार्टी के नाम से जानने लगे। हिटलर ने पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए नारे और प्रतीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने स्वास्तिका को पार्टी का चिन्ह बनाया और भूरे रंग की वर्दी को पार्टी की पहचान। उनकी उग्र और राष्ट्रवादी भाषण शैली ने जनता में गुस्सा और आक्रोश को भड़काया। वे वर्साई की संधि को समाप्त करने, जर्मनी की ताकत बहाल करने और यहूदियों को समाज से बाहर करने की बातें खुलेआम करने लगे। धीरे धीरे हिटलर पार्टी का सबसे लोकप्रिय चेहरा बन गए और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। नवंबर 1923 में जर्मनी भयंकर हाइपर इन्फ्लेशन और अस्थिरता से गुजर रहा था। इसी माहौल का फायदा उठाकर हिटलर ने बवेरिया की सरकार को गिराने और बर्लिन की ओर बढ़कर सत्ता हासिल करने की योजना बनाई। 8 नवंबर 1923 को म्यूनिक के बियर हॉल में हिटलर और उनके समर्थक घुस गए और सरकार को गिराने का ऐलान कर दिया। इसे बियर हॉल पुच कहा जाता है। लेकिन अगले ही दिन पुलिस और सेना ने विद्रोह को दबा दिया। झड़प में 16 नाजी समर्थक और 4 पुलिसकर्मी मारे गए। इस असफल तख्ता पलट के बाद हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया और देशद्रोह ट्रीजन के आरोप में मुकदमा चलाया गया। उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन जेल में उन्होंने केवल 9 महीने बिताए। जेल में मेन काम्फ लेखन 1924-1925। बियर हॉल पुच की असफलता के बाद हिटलर को लैंड्सबर्ग जेल में कैद कर दिया गया। यह समय उनकी राजनीतिक जिंदगी का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। जेल में रहते हुए उन्होंने अपने नजदीकी साथी रूडोल्फ हेस की मदद से अपनी आत्मकथा और राजनीतिक विचारधारा को एक पुस्तक के रूप में लिखा। इस पुस्तक का नाम रखा गया माइन काम्फ, मेरा संघर्ष। इसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों, विचारों और जर्मनी के भविष्य के लिए अपने राजनीतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। माइन काम्फ की मुख्य बातें: 8. यहूदी विरोध, एंटीसेमिटिज्म। हिटलर ने यहूदियों को जर्मनी की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का जिम्मेदार बताया और उन्हें वॉल्क का दुश्मन कहा। 2. आर्य श्रेष्ठता, एरियन सुप्रेमेसी। हिटलर का मानना था कि आर्य नस्ल, विशेषकर जर्मन, सर्वोच्च है और बाकी नस्लें हीन हैं। 3. लेबेंसराउम, जीवन स्थान। हिटलर ने दावा किया कि जर्मन जनता को जीवित रहने और फलने फूलने के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता है। इसके लिए पूर्वी यूरोप, विशेषकर रूस और पोलैंड, पर कब्जा करना जरूरी है। 4. वर्साई संधि का विरोध। उन्होंने संधि को जर्मनी के लिए एक अपमान बताया और इसे समाप्त करने का संकल्प लिया। 5. सर्वसत्तावादी नेतृत्व, अथॉरिटेरियन लीडरशिप। उन्होंने तर्क दिया कि एक मजबूत, केंद्रीकृत और करिश्माई नेतृत्व ही जर्मनी को फिर से महान बना सकता है। हालांकि जेल से रिहाई के बाद यह पुस्तक तुरंत लोकप्रिय नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे नाजी समर्थकों के बीच यह उनकी विचारधारा की बाइबल बन गई। जेल से छूटने के बाद हिटलर ने राजनीति में अपनी वापसी की योजना बनाई। इस बार उन्होंने हिंसा और विद्रोह के बजाय लोकतांत्रिक प्रणाली का इस्तेमाल कर सत्ता में आने का रास्ता चुना। 8. पार्टी का पुनर्गठन,
NSDAP नाजी पार्टी को नए ढंग से संगठित किया गया। SA स्टुर्मअबटेilung नामक अर्धसैनिक संगठन को मजबूत किया गया, जो विरोधियों को डराने और सभाओं में शक्ति प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल होता था। बाद में SS ने Schutzstaffel भी उभरा, जो नाजी विचारधारा का और भी कट्टर रूप था। 2. प्रचार का महत्व। हिटलर ने प्रभावी भाषण कला और प्रचार तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने रेडियो, अखबार, पोस्टर और विशाल रैलियों का उपयोग कर अपनी विचारधारा फैलानी शुरू की। उनके भाषण आम जनता की भावनाओं से जुड़े होते। वर्साय संधि का अपमान, बेरोजगारी, आर्थिक बदहाली और राष्ट्रीय गौरव की पुनर्स्थापना। 3. आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां। 1919 की महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन के बाद जर्मनी में बेरोजगारी और गरीबी चरम पर पहुंच गई। लोग वाइमर गणराज्य की कमजोर सरकार से निराश हो चुके थे। नाजी पार्टी ने खुद को राष्ट्र को बचाने वाली ताकत के रूप में पेश किया। 4. लोकप्रियता में वृद्धि। 1930 और 1932 के चुनावों में नाजी पार्टी ने जबरदस्त सफलता हासिल की। 1932 तक नाजी पार्टी राइक्सटाग संसद की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। चांसलर नियुक्ति 30 जनवरी 1933। 1933 तक नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी थी। हालांकि संसद में पूर्ण बहुमत न होने के कारण हिटलर को तुरंत सत्ता नहीं मिली। जर्मनी का राजनीतिक माहौल अस्थिर था और राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग को किसी मजबूत सरकार की तलाश थी। कई वार्ताओं और दबाव के बाद 30 जनवरी 1933 को हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया। यह नाजियों के लिए ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि अब वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए सत्ता में प्रवेश कर चुके थे। राइक्सटाग आग 27 फरवरी 1933। चांसलर बनने के कुछ ही सप्ताह बाद 27 फरवरी 1933 को बर्लिन के राइक्सटाग भवन, जर्मन संसद में आग लग गई। सरकार ने तुरंत एक डच कम्युनिस्ट मरीनुस वान डर लुबे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। हिटलर और नाजियों ने इस घटना को कम्युनिस्टों और समाजवादियों के खिलाफ भय और नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। राष्ट्रपति हिंडनबर्ग के आदेश पर राइक्सटाग फायर्स डिक्री जारी किया गया, जिसने नागरिक अधिकारों जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया। इस आदेश के तहत हजारों कम्युनिस्ट और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इनेबलिंग एक्ट 23 मार्च 1933। आग और दमनकारी माहौल का फायदा उठाकर हिटलर ने संसद से इनेबलिंग एक्ट पारित कराया। 23 मार्च 1923 को पास हुए इस कानून ने हिटलर और उसकी सरकार को बिना संसद और संविधान की अनुमति के कानून बनाने की शक्ति दे दी। इसका मतलब था कि जर्मनी में लोकतंत्र का अंत हो चुका था और हिटलर की तानाशाही की नींव रखी जा चुकी थी। विरोध करने वाली पार्टियों को धमकियों और SA की हिंसा के जरिए चुप करा दिया गया। परिणाम 1933 हिटलर के लिए निर्णायक वर्ष था। 30 जनवरी को चांसलर बनने से लेकर मार्च में इनेबलिंग एक्ट पारित होने तक उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर दिया। अब हिटलर के हाथ में लगभग असीमित शक्ति थी और जर्मनी में नाजी तानाशाही की शुरुआत हो चुकी थी। परिणाम 1933 हिटलर के लिए निर्णायक वर्ष था। 30 जनवरी को चांसलर बनने से लेकर मार्च में इनेबलिंग एक्ट पारित होने तक उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर दिया। अब हिटलर के हाथ में लगभग असीमित शक्ति थी और जर्मनी में नाजी तानाशाही की शुरुआत हो चुकी थी। नाजीवाद का प्रसार 1933 सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने पूरे जर्मनी में नाजी विचारधारा को फैलाने और लागू करने की योजना बनाई। यहूदियों को जर्मन समाज से बाहर करने और आर्य नस्ल को श्रेष्ठ बताने का अभियान तेज हुआ। शिक्षा, मीडिया, कला और संस्कृति को पूरी तरह नाजी प्रचार, नाजी प्रोपेगेंडा के अधीन कर दिया गया। जोसेफ गोबल्स के नेतृत्व में प्रचार मंत्रालय ने अखबार, रेडियो और फिल्मों के जरिए जनता के मन में यहूदी विरोधी
और युद्धोन्मादी विचार डाले। 1935 में न्यूरेमबर्ग लॉज बनाए गए, जिनके तहत यहूदियों की नागरिकता छीन ली गई और उन्हें नीस आर्य जर्मनों से अलग कर दिया गया। नाजी शासन ने हिटलर यूथ और जर्मन महिलाओं की लीग जैसी संस्थाओं के माध्यम से युवा पीढ़ी और महिलाओं को भी अपने नियंत्रण में लिया। हिटलर की पार्टी में सबसे बड़ा खतरा उसके अपने अर्धसैनिक संगठन SA स्टुर्मअबटाइलुंग से था, जिसे अर्नस्ट रॉम नेतृत्व दे रहे थे। SA के लाखों सदस्य थे और वे सेना राइक्सवेयर के लिए भी खतरा बनते जा रहे थे। सेना और उद्योगपतियों का समर्थन पाने के लिए हिटलर ने SA की ताकत कम करने का निर्णय लिया। जून 1934 में नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स नामक कार्रवाई के तहत हिटलर ने रोम और सैकड़ों ऐसे नेताओं को गिरफ्तार कर फांसी दिलवाई या गोली से मरवा दिया। इस घटना ने हिटलर की पार्टी पर उसकी पूर्ण पकड़ स्थापित कर दी और सेना का समर्थन भी सुनिश्चित हो गया। 2 अगस्त 1934 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गई। हिटलर ने चांसलर और राष्ट्रपति दोनों पदों को मिलाकर खुद को फ्यूरर und राइक्सकांसलर, नेता और चांसलर घोषित कर लिया। सेना ने भी हिटलर के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा की शपथ ली। अब जर्मनी में उसकी तानाशाही पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी। हिटलर का लक्ष्य केवल सत्ता चलाना नहीं था, बल्कि जर्मनी की खोई हुई ताकत और गौरव को पुनः स्थापित करना था। इसके लिए उसने युद्ध की तैयारियां शुरू कीं। पुनः सैन्यकरण, रीआर्मेमेंट, वर्साय संधि का उल्लंघन करते हुए हिटलर ने सेना, नौसेना और वायुसेना लुफ्टवाफे का तेजी से विस्तार किया। 1938 राइनलैंड पर कब्जा। हिटलर ने जर्मन सेना को राइनलैंड में भेजा, जो वर्साय संधि और लोकर्नो समझौते के खिलाफ था। 1938 ऑस्ट्रिया का विलय, एंशलस। हिटलर ने बिना युद्ध किए ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। 1938 म्यूनिक समझौता और सुडेटनलैंड। ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण नीति, अपीजमेंट पॉलिसी के चलते हिटलर को चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड क्षेत्र पर कब्जा करने की अनुमति मिल गई। 1929 चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा। मार्च 1929 में हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर नियंत्रण कर लिया। परिणाम 1933 से 1929 के बीच हिटलर ने जर्मनी को एक सर्वसत्तावादी नाजी राज्य में बदल दिया और लगातार आक्रामक विदेश नीति अपनाई। यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और उत्पीड़न चरम पर पहुंच गया। जर्मनी की सैन्य ताकत और विस्तारवादी नीति ने पूरे यूरोप को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल दिया। पोलैंड पर आक्रमण और युद्ध की शुरुआत 8 सितंबर 1939 को हिटलर ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इससे पहले जर्मनी और सोवियत संघ के बीच मोलोटोव-रिबेनट्रॉप पैक्ट अगस्त 1930 हुआ था, जिसके तहत दोनों देशों ने पोलैंड को आपस में बांटने का समझौता किया। पोलैंड पर आक्रमण के तुरंत बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यही घटना द्वितीय विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत बनी। युद्ध का विस्तार 1938 और 1938। जर्मनी ने जल्दी ही यूरोप के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 1940 में हिटलर ने फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क और नॉर्वे पर तेजी से विजय प्राप्त की। ब्रिटेन पर कब्जा करने के लिए बैटल ऑफ ब्रिटेन मुंडिस टॉलीस लड़ा गया, लेकिन रॉयल एयर फोर्स ने जर्मन लुफ्टवाफे को रोक दिया। उत्तरी अफ्रीका में भी जर्मन सेनाएं अफ्रीका कोर्स जनरल एरविन रोमेल के नेतृत्व में सक्रिय हुईं। जून 1941 में हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा के तहत सोवियत संघ पर हमला कर दिया। यह युद्ध का सबसे बड़ा और निर्णायक मोर्चा साबित हुआ। नाजी शासन का सबसे भयानक पहलू यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों का नरसंहार था। हिटलर और नाजियों ने यहूदियों को फाइनल सॉल्यूशन, अंतिम समाधान के तहत समाप्त करने का निर्णय लिया। यूरोप भर से यहूदियों को इकट्ठा कर कंसंट्रेशन कैंप्स और डेथ कैंप्स
जैसे ऑशविट्ज़, ट्रेबलिंका, डाकहाउ में भेजा गया। गैस चैम्बर, जबरन श्रम और अमानवीय यातनाओं के जरिए लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई। इसके अलावा रोमा, जिप्सीज, विकलांग, समलैंगिक और राजनीतिक विरोधी भी लाखों की संख्या में मारे गए। यह मानव इतिहास के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक था। स्टालिनग्राड 1942-1943 सोवियत संघ में जर्मन सेना को निर्णायक हार मिली। यह हिटलर की सेना की शक्ति को तोड़ने वाला मोड़ था। नॉर्थ अफ्रीका और इटली, मित्र राष्ट्रों एलाइज ने 1943 में उत्तरी अफ्रीका में जर्मनों को हराया और इटली पर कब्जा कर लिया। 6 जून 1944 मित्र राष्ट्रों ने नॉर्मैंडी, फ्रांस में उतरकर पश्चिमी यूरोप को आजाद कराना शुरू किया। 1945 की शुरुआत तक जर्मनी दोनों ओर से घिर चुका था, पूर्व से सोवियत संघ और पश्चिम से ब्रिटेन व अमेरिका। अप्रैल 1945 में सोवियत सैनिक बर्लिन पहुंच गए। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। 8 मई 1945 को जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए, जो मानव इतिहास का सबसे घातक युद्ध था। यूरोप का राजनीतिक और सामाजिक ढांचा पूरी तरह बदल गया। नाजी शासन के अपराधों और होलोकॉस्ट ने विश्व को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। अप्रैल 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम महीनों में जर्मनी पूरी तरह टूट चुका था। पश्चिम से ब्रिटिश और अमेरिकी सेनाएं तेजी से आगे बढ़ रही थीं, जबकि पूर्व से सोवियत सेना जर्मनी की राजधानी बर्लिन की ओर बढ़ रही थी। अप्रैल 1945 तक सोवियत सेना ने बर्लिन को पूरी तरह घेर लिया। शहर पर लगातार बमबारी और गोलाबारी हो रही थी, जिससे लाखों नागरिक भूमिगत बंकरों में शरण लेने को मजबूर थे। इसी दौरान हिटलर बर्लिन के फ्यूहरर बंकर में छिपा हुआ था और वास्तविकता से पूरी तरह कटा हुआ था। 28 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपनी लंबे समय से साथी रही ईवा ब्राउन से शादी की। यह विवाह मात्र 40 घंटे ही चला। 30 अप्रैल 1945 की दोपहर को, जब सोवियत सैनिक बंकर से मात्र कुछ 100 मीटर दूर थे, हिटलर ने अपनी अंतिम बैठक की और आखिरी आदेश जारी किए। इसके बाद वह अपने निजी कक्ष में गए, जहां उन्होंने साइनाइड कैप्सूल लिया और साथ ही पिस्तौल से खुद को गोली मार ली। उनकी पत्नी ईवा ब्राउन ने भी साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। हिटलर ने पहले ही आदेश दिया था कि उनकी लाश सोवियतों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। आत्महत्या के बाद हिटलर और ईवा के शवों को उनके सहयोगियों ने बंकर से बाहर निकाला। पेट्रोल छिड़ककर दोनों शवों को जलाया गया और जल्दबाजी में दफना दिया गया। सोवियत सैनिकों ने बाद में इन जले हुए अवशेषों को ढूंढ निकाला। हिटलर की मौत ने नाजी जर्मनी और उसकी तानाशाही का अंत कर दिया। 8 मई 1945 को जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे विक्ट्री इन यूरोप डे VE डे कहा गया। हिटलर का पतन इतिहास में एक ऐसे तानाशाह के अंत का प्रतीक बना, जिसने करोड़ों लोगों की मौत और दुनिया के सबसे भयानक युद्ध को जन्म दिया। दोस्तों, ये थी एडोल्फ हिटलर की कहानी, एक ऐसा इंसान जिसने अपने जुनून, नफरत और सत्ता की भूख में पूरी दुनिया को जला डाला। उसकी सोच और उसकी नीतियों ने इंसानियत को ऐसा जख्म दिया जिसकी टीस आज भी महसूस की जाती है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि नफरत और तानाशाही का नतीजा हमेशा तबाही ही होता है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली रोमांचक और सच्ची कहानी में। धन्यवाद।